तलाश के स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज तलाश हम करेंगे पीपल्स पार्टी का एक नया मंशूर जो कि हमारे सामने आया, वादों और इरादों की किताब। लेकिन लाजिम है कि ठहर के पहले ये देखा जाए कि पीपल्स पार्टी जो कि अपनी आइनी मुद्दत अब मुकम्मल कर चुकी इक़्तिदार में, उन्होंने जो वादे और इरादे मंशूर की सूरत में 2008 के इलेक्शन से पहले वो हमारे सामने लेकर आए थे, किस किस बात पे कितना अमल हो सका। चीदा कुछ पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मैं वेलकम करता हूं यहाँ पे हमारे साथ पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे साथ तशरीफ फरमा है मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे नवीद चौधरी साहब, कोऑर्डिनेटर टू द प्रेसिडेंट। उनके साथ तशरीफ फरमा है, किसी तारफ के मोहताज नहीं लेकिन रस्म है, जाहिर है, राजा रियाज साहब, पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर जनाब जुल्फ़कार गोंदल साहब। और मेरे साथ तशरीफ फरमा है, खबर यह है कि मेज़बान आप इनको देखते हैं, जनाब काजी सईद साहब, जो कि काजी सईद साहब की बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू होती है जिसका अंदाज़ा थोड़ी देर में आपको होगा। ये हमारी इस दरख्वास्त पे इन्विटेशन पे यहाँ आए हैं और इस गुफ्तगू में कंट्रीब्यूट करेंगे। सो लेट्स बिगिन जी। पहली बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 के इलेक्शन के दौरान अपने मंशूर में वादा किया कि वो एनर्जी शॉर्टेज को खत्म करेगी। आइए देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना ये वादा किस हद तक पूरा किया। अब हम जरा थोड़े फिगर्स देख लें क्या थे। 2007 में जो बिजली पैदा करने की सलाहियत थी पाकिस्तान में, वो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 19,505 मेगावाट थी। इलेक्ट्रिक के सोर्सेज मैं आपको बता डिफाइन कर देता हूँ, बाइफरकेट कर देता हूँ। जो फॉसिल फ्यूल से आ रही थी वो थी 12,580 मेगावाट, 65% ऑफ द टोटल। हाइड्रो से जो बिजली हासिल की जा रही थी वो 6,663 मेगावाट, 33% ऑफ द टोटल। और न्यूक्लियर से जो हम बिजली हासिल कर रहे थे वो 462 मेगावाट, 2% ऑफ द टोटल। अब इस जो बहरान को दूर करने के लिए जो पीपल्स पार्टी ने वादा किया था वो करेगी। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये हमें विरसे में मिला है बहरान बिजली का। उसके बाद हमने किराए के बिजली घर आते हुए देखे। बहरान वहीं का वहीं खड़ा है, 10-10 घंटे की शहरों में लोड शेडिंग है। बहरान वैसा ही ये छोड़ के जा रहे हैं। अलबत्ता एक फ़र्क ज़रूर है कि जो यूनिट ज़ाहिर है कि माजी में 2.5 रुपये यूनिट का था, आज ये 10 रुपये फी यूनिट से भी ज़्यादा है। जनाब नवीद चौधरी साहब, क्या जवाब देंगे आप इसका? जब हमें स्टार्ट मिला तो उसमें एक जो प्रॉब्लम इस वक्त आई थी, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो सर्कुलर डेट था वो बहुत ज़्यादा उस वक्त हमें विरसे में मिला, क्योंकि एनर्जी हम एनर्जी से पैदा कर रहे थे, यानी कि बिजली पेट्रोल से या फिर गैस से, दोनों जगह से तैयार हो रही थी। किसी ने भी 97 से लेके 2008 तक 1 मेगावाट बिजली इस मुल्क में पैदा नहीं की। और इसकी वजूहात ये थी कि 97 में PMLN की जब हुकूमत आई तो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया है, जिस ऑर्डिनेंस के तहत फॉरेन इन्वेस्टर्स को, खासकर कोट अद्दू वाले जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया कि वो फिर सारे इस मुल्क को छोड़ के भाग गए और उन्होंने फिर इन्वेस्टमेंट यहाँ ब्लॉक कर दी। वरना IPPs जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 93 में शुरू की थी, अगर वो कंप्लीट हो जाती तो आज हम एक्सपोर्ट कर रहे होते बिजली। तो ये एक अलमिया हमें विरसे में मिला। उसके बाद हमने भी यही कहेगी कि ये हमें विरसे में मिला। मैं उसमें बता देता हूँ ना, अभी नहीं कह सकती हुकूमत कोई भी आने में। आज जो कोई कह रहा है 2 साल में पूरा करेंगे, जो भी आ रहा है उसने अपने मैनिफेस्टो में नए मैनिफेस्टो में 2 साल की बात कर रहे हैं। उसकी वजूहत ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर हमने तैयार कर दिया। बेसिक स्ट्रक्चर क्या, 3,600 मेगावाट बिजली हमने इस नए सिस्टम में इनपुट दी इसमें अंदर, जो पहले नहीं थी। पहली बात तो ये कि बिजली का बुरान इस हवाले से नहीं है। हमारी जो ज़रूरत है वो 18,000 मेगावाट थी और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आज भी हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है। दूसरी बात यह कि जो क्राइसिस आया, 170 अरब रुपया आप नहीं ले सके उन कारपोरेशन से, जो सरकारी कारपोरेशन हैं, ये छप चुका है। तो और तीसरी बात यह कि जब अहमद मुख्तार साहब तशरीफ़ लाए थे, वज़ीर पानी और बिजली, उन्होंने हमें बताया था कि जी इस बुरान की सबसे बड़ी वजह बदउनवानी है। उसकी वजाहत उन्होंने आज तक नहीं की। और 136 अरब रुपया जो आपने बैंकों से लिया था वो आप आवाम से वसूल करना चाहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है। तो हम क्या ये कह नहीं सकते कि ये मिसमैनेजमेंट और वो बदनुवानी थी जिसे आप नहीं रोक सके? नहीं, इसमें मिसमैनेजमेंट नहीं है, मैं मानता हूँ। ये जहाँ तक ये ताल्लुक है कि जी वो उनको रिकवरीज करने का, उसके ऊपर भी आपने देखा होगा कि ज़्यादातर
पब्लिक सेक्टर में अब मसला है। जैसे पंजाब के अंदर ही जो पब्लिक सेक्टर है सबसे ज़्यादा डिफॉल्टर वही है इस वक्त, पब्लिक सेक्टर। तो इसलिए उसका प्रॉब्लम उससे आया, लेकिन हमने उस पर ओवरकम करने के ग्रेजुअली इसको इंक्रीज इसलिए किया कि हम सब्सिडी पास ऑन कर रहे थे आवाम को, ताकि हम उस कुशन को डायरेक्ट लेके किसी और जगह पे इस्तेमाल कर कैसे वजाहत करेंगे इसी सवाल की। और जबकि हम मैं इसमें मजीद एक एडिशन करूं कि एक तो मंशूर में लिखा गया कि हम इसको ख़त्म करेंगे, बल्कि परवेज़ अशरफ साहब जो अब वज़ीर आज़म हैं, इन्होंने तो यानी आपके इक़्तिदार में यानी मिड में जब ये खुद वज़ीर थे, इन्होंने कहा कि दिसंबर 2009 में हम लोड शेडिंग ख़त्म करेंगे। 31 दिसंबर जो हमने वादा किया है कौम के साथ, काबीना में, हाउस में, और उसको हम इंशाअल्लाह ताला जो है वो पूरा करके दिखाएंगे। पहले दिन ही कहा था कि ये बहालत मजबूरी है, नॉर्मल से महंगी है, लेकिन क्या करें और कोई तरीका नहीं। जून जुलाई तक जो है ये 1200 मेगावाट जो हमारे सिस्टम में आ जाएगा। इस साल के आखिर तक हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह 2500 से लेके 3000 मेगावाट जो है हम अपने सिस्टम में ले आएंगे। जी अब पहली बात तो ये है कि 5 साल में सूबा पंजाब ने कितनी बिजली बनाई? 1 मेगावाट बिजली सूबा पंजाब ने नहीं बनाई। और जब NFC अवार्ड हुआ 2 साल पहले, तो उसमें अरबों रुपए पंजाब को दिए गए और ख़ास तौर पे ये कहा गया कि इससे आप बिजली बनाएं सूबे के लिए। तो सूबाई हुकूमत 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं कर सकी। दूसरा, आपने कहा कि 3600 मेगावाट बिजली में हमने इजाफा किया है। मैंने ये भी 3600 मैंने तो नहीं कहा, ये चौधरी साहब ने कहा 3600 मेगावाट जो इजाफा हुआ है वो इजाफा वो बाकी हुकूमत ने किया है, सूबाई हुकूमत ने नहीं किया। और उसके साथ आप ये देखें कि मांग कितनी बड़ी है, उसका भी तो जरा अंदाजा लगाए ना कि 2008 में कितनी मांग थी, कितनी जरूरत थी, और अब 2013 में कितनी जरूरत है। मेरा ख्याल है कि उसमें कम से कम 25% इजाफा हुआ है। और वो इजाफा इसलिए हुआ है कि 2008 में लोगों के पास, मेरी बात सुन ले, 2008 में लोगों के पास कितने AC थे और अब कितने हैं? 2008 में लोगों के बाकी जो फैसिलिटी हैं, फ्रिज हो गया, ये वाशिंग मशीन होगी, ये चीजें होगी, ये भी जो तरक्की हुई है ये इसी हुकूमत के दौर में हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक आपको दिलचस्प हकीकत बताऊं कि जाहिर है कि स्टेट का क्राफ्ट, वो ब्यूरोक्रेसी तो वही है जो परमानेंट गवर्नमेंट है, वो ब्रीफ करती है या माइंड बनाती है। जितनी राजा साहब आपने आर्गूमेंट दिए, यही परवेज मुशर्रफ के आर्गूमेंट हुआ करते थे अपने नेशनल स्पीच में। परवेज मुशर्रफ के साथ मुझे ना मिलाएं, मुझे वो परवेज यही कहता था। परवेज मुशर्रफ बिल्कुल यही कहता था कि आप देखें AC बढ़ गए हैं, बिजली का इस्तेमाल ज्यादा हो गया है, AC बढ़ गए हैं, इतने लोगों के घर में अप्लायंसेस, खुशहाली आ गई है, हम बिजली कहां से दें? वही बातें आप कर रहे हैं। 170 अरब रुपए का आप बिल नहीं ले सके, वज़रा के नाम छपे जिन्होंने देना है वो नहीं दे सके। ये तो कोई इतना मुश्किल काम का किसी का नाम नहीं है, ये छपे है। लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये रिकवर होने चाहिए। और जो निगरान हुकूमत आ रही है उसको ये सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि वो गैर जानबदार होगी, किसी जमात की नहीं होगी। उनके पास बड़ा अच्छा मौका है कि वो इसकी रिकवरी करें और ये पैसा वापडा के पास आए और इस मकसद के लिए खर्च हो। ये इरादे अच्छे हैं कि ये होना चाहिए, आप नहीं कर सके। हमारी कई वजूहात थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 के इलेक्शन के दौरान अपने मंशूर में वादा किया कि वो लोगों को गुड गवर्नेंस मुहैया करेगी। आइए देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इस वादे को पूरा करने में किस हद तक कामयाब रही। आइए गुड गवर्नेंस देखते हैं। हमने 5 वजीर खजाना तब्दील होते हुए देखे, 5 सेक्रेटरी खजाना तब्दील हुए, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 6 सरबराह तब्दील हुए, 3 गवर्नर स्टेट बैंक्स चेंज हुए, इसके अलावा 2 दफ़ा वज़ीर दफ़ा तब्दील हुए, 4 दफ़ा सेक्रेटरी दफ़ा तब्दील हुए, 4 वज़ीर कानून तब्दील हुए, 4 अटॉर्नी जनरल तब्दील हुए, 3 वज़ीर बराए वाटर एंड पावर को तब्दील हुए, FIA के 8 सरबराह तब्दील हुए। गुड गवर्नेंस जी कैसा? मैं जो मेरा सवाल ये है कि जब आप अपॉइंट करते हैं, पावर में आते हैं ब्यूरोक्रेट्स, आपको अंदाज़ा नहीं था कि आप क्या करवाना चाहते हैं? क्योंकि तसलसल तो तभी होता है कि अगर लोग रहें उस पर। तो ख़ास तौर पे FIA के जो लोग चेंज हुए, क्या इसकी वजह ये थी जो केसेस आपकी गवर्नमेंट पे बंद करें? देखें, इसमें जो रोल था वो सुप्रीम कोर्ट का था, हमारा नहीं है, हमारी डिफ़ॉल्ट नहीं है।
जब भी आप कोई एक्शन करते थे तो उसको कहते थे कि इसको हटा के तो इसको लगा दे। वजीर खजाना तो किसी ने आपको हटाने के लिए नहीं कहा, सागदार साहब आए, तरीन साहब वो आए। तो छोड़ गए थे ना जब उन्होंने देखा कि मुश्किल वक्त है, ये तो खजाना हम संभाल नहीं सके। साहब आप वो भाग गए, हमें छोड़ ऐसे बंदों को क्यों लेके आते हैं जो आपको छोड़ जाते हैं? उसकी वजूहत आपके सामने है। हमने क्यों ले, जब हम आए तो हमारे पास 122 सीटें थी और हमें कोलिशन गवर्नमेंट करके और हमें आगे बढ़ना था। इसके लिए हमने उनको ऑफर दी एंड दे एक्सेप्टेड इट। और क्योंकि उन्होंने ये डिमांड की थी कि हमें ये पोर्टफोलियो दिया जाए, हमने दिया और उन्होंने आके एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिसकी वजह से मुल्क की इकॉनमी एकदम नीचे चली गई। एक शौकत तरीन आए, NFC अवार्ड हुआ, उनकी अपना पर्सनल प्रॉब्लम थी। आप देखें NFC अवार्ड हुआ कि नहीं, पहले कोई कर सका है बताएं? 20 साल कोई नहीं कर सका, हमने किया, उस पर भी तो तालियां जी। सही बात, ये बहुत बड़ा कारनामा था हमारी हुकूमत का। आप PIA और रेलवे देखते हैं, गुड गवर्नेंस। 2007 और 8 में रेलवे का ऑपरेटिंग खसारा 4,757 मिलियन रुपए था, जो अब 26,252 मिलियन रुपए हो चुका है। PIA का खसारा 2008 में 38 अरब था, जो अब 136 अरब रुपए पहुंच चुका है। पाकिस्तान स्टील मिल 2007 और 8 में मुनाफे में थी 2.38 बिलियन रुपीस। इस वक्त पहले साल में आपकी हुकूमत आई, 26.53 अरब रुपए का नुकसान हुआ और जो खसारा जो है अब तक स्टील मिल का वो 82 अरब रुपए से बढ़ गया। गुड गवर्नेंस। हमने बुनियादी तौर पे इस दौर में और कोलिशन गवर्नमेंट के साथ, जहां हमारे साथ MQM भी थी, हमारे साथ ANP भी थी, हमारे साथ JUI भी थी, PIA, रेलवे, मतलब इन इदारों, आपने फरमाया कि हमारे यानी कोलिशन पार्टनर्स थे। मुझे इंप्रेशन ये मिल रहा, हो सकता है मैं गलत हूं, प्लीज मुझे करेक्ट करें, मुझे इंप्रेशन ये मिल रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि कोलिशन पार्टनर्स को हमें साथ रखना था, इस वजह से आप इदारों को कॉम्प्रोमाइज करते गए। मैं आप ये कह रहे हैं जो हमारी जो स्टोरीज है मतलब इस गवर्नमेंट की, इस कोलिशन गवर्नमेंट की, इसमें बहुत सारे लॉरल्स भी हैं इसके कैब में। फॉर एग्जांपल स्वात में जब हम वॉर एंड टेररिज्म का हमारा मैनिफेस्टो का एक हिस्सा था, स्वात में हमने 25 लाख IDPs थे, उनको सक्सेसफुली बैतुल माल के हमारे जो MD थे उनको हमने अपॉइंट किया, जमूर खान थे, उसके जरिए हमने उनको सबको अपने घरों में सेटल किया है। मैं आपकी बात, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं हम आपके लिए उनके बड़े शुक्रगुजार हैं, मगर पहली बात यह कि बलूचिस्तान में आपने पैसे दिए, बहुत बड़ा काम किया, मगर वो जो वज़ीर आला आपने वो लगाया वो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं वो आपके ही हैं। और सेकेंडली मैं सिंध के हवाले से बात करता हूँ, मैं सिंध के हवाले से बात, सिंध में इस साल, सिंध में ये जो साल गुजरा है इसमें जो आपने आम आदमी के लिए पैसे रखे थे, हालांकि सिंध आपका स्ट्रांग होल्ड है, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि सिंध के जो तरक्याती फंड थे इस साल उसमें से राज साहब सिर्फ 15% खर्च हुआ है। और सिंध में जो 2010 में सैलाब आया था, लोग आज भी बाहर बैठे हैं, वो लोग जिन्होंने आपके लिए जाने दे दी और कल शायद फिर भी देंगे, वो बाहर बैठे। मैं समझता हूँ ये गलत तासुर है, इसी बुनियाद पे हम जीत के आ रहे हैं कि उसमें हमने डिलीवरेंस दिया है। अगर डिलीवरेंस ना दी होती ये ना था। अभी आपने PIA और उसकी बात की, स्टील मिल की, और तीसरी किसकी बात की थी आपने? रेलवेज की। देखें ये है इस वक्त डेवलपमेंट का दौर, अगर उसके अंदर बाइंग प्रॉपर वक्त में की गई होती और आप उस वक्त आज के जो बोइंग खरीदने पड़ रहे हैं हमें, और जो चीजें एक तब्दीली आ रही होती है वो अगर खरीदी गई होती तो आज आपको लॉसेस ना हो रहे होते। लेकिन जब चॉइस साहब, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बॉटम लाइन ये है कि आप भी यही कह रहे हैं कि ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा होना चाहिए था, हमने उसमें किया, हमने आज बोइंग खरीदे जिसकी वजह कॉस्ट आ रही है, हमने उन एम्प्लॉइज को परमानेंट किया जिनको एडहॉक सिस्टम पे रखा गया था, जिनको विक्टिमाइज किया गया था, निकाल दिया गया था। आप PIA के खसारे की जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि हमने लोगों को नहीं, मैं खसारे की जस्टिफिकेशन दे रहा हूं कि आपने बदलते हुए हालात के साथ आपने मॉडर्नाइजेशन के ऊपर किसी ने माजी में नहीं दिया। अगर आज रोजाना आज लोग आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी ब्लैकबेरी इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसमें जो तब्दीली आएगी अगर वो नहीं खरीदोगे तो ब्लैकबेरी नहीं कर रहा, सारा कार्य दुनिया आम आदमी नहीं कर रहा। ये आप 35,000 का ब्लैकबेरी और 9,000 रुपए आपने वर्कर की तनख्वाह जो उसे नहीं मिलती वो मुकर्रर कर रखी है। ये गलत तासुर है, कौन कहता नहीं देते। हमने दो तरह हमने कही वो मिली। हमने 150% सैलरी बढ़ाई, 150% सैलरी आज तक किसी ने नहीं बढ़ा सके और उनको मिल रही है। वो ब्यूरोक्रेसी की बड़ी है। यही तो तासुर है। अच्छा, सवाल ये है कि इन 2 सालों में
आपने अमीर आदमी को जो टैक्स लगाया डायरेक्ट वो 2% था, और आपने हर महीने बिजली पे और आम आदमी पे जो टैक्स, क्योंकि ये गरीबों की पार्टी थी। आपका एक मंशूर था, ये नवाज शरीफ साहब की पार्टी नहीं थी। मैं आपकी बात से इस बात पे इत्तेफाक करता हूं कि हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ रहे हैं। उसकी वजूहत क्या है कि जीडीपी की 7 to 8% लोग टैक्स देते हैं। लोगों को टैक्स चोरी करने की आदत है। जब आप उस पे टैक्स कट में किसने लेकर आना था? मैं उसी पे आ रहा हूं। जब उसी के लिए हमने वैल्यू एडेड टैक्स का कॉन्सेप्ट लेके आए और सब पार्टियों ने एग्री किया उसके ऊपर और बजट में पास हो गया, लेकिन जब वक्त आया तो वही माफिया निकल के बाहर आ गया और वही पार्टियां निकल के बाहर आ गई और हम अकेले बाहर आ गए, क्योंकि हमारे वो जो माफिया जो कंट्रोल रखता है आपको पैरालाइज करने का, उस माफिया ही को फिर हुकूमत दे दे भाई। ताकत तो उसके पास है, आपके पास नहीं है। मेरी बात सुन लेना, अगर 2/3 अक्सरियत अवाम हमें देती है तो अगर डिलीवर ना करे तो हम अब हमें सजा दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 के इलेक्शन के दौरान अपने मंशूर में वादा किया कि वो अस्करियत पसंद गिरोहों का खात्मा करेगी। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन अस्करियत पसंद गिरोहों के खात्मे में कामयाब हो सकी? सबसे पहले देखें कि दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए किस में जुर्रत है। वो हम में जुर्रत है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने इनका मुकाबला किया और अपनी जान की कुर्बानी दी। हम जद्दा नहीं भाग गए थे। दूसरी बात ये कि आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में ANP ने कुर्बानियां दी, हमने कुर्बानियां दी, हमने मुकाबला किया। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और ANP के लोग मरे हैं और हमने कुर्बानियां दी। लेकिन स्वात में पाकिस्तान का परचम किसने बुलंद किया है? वहां पे लड़कियों के स्कूल किसने खोले हैं? हमने माफी नहीं मांगी कि आप पंजाब को छोड़ दें, हमें कुछ ना कहें, बाकी मुल्क को तबाह कर दें। मेरी गुजारिश सुनिए। हमने देखा प्रेसिडेंट साहब का आपने जिक्र किया, उनके ज़ेरे इंतजाम है फाटा का सारा इलाका। हमने एक दफा भी नहीं देखा कि प्रेसिडेंट साहब फाटा के किसी इलाके में जाके ये जरूरी नहीं होता कि वो जाएंगे तो वहां अमन होगा। हमारी पॉलिसी देखें, उनको हमारी पॉलिसी ने अमल लाई है। नाजी साहब देखें, बेसिकली मैं आपसे एक और भी यहाँ बात शेयर करता चलूं, लेकिन मैं बड़े अफसोस से ये बात कर रहा हूं। मैं कतन ये किसी तरह की कोई इंतकामी वो मेरा जहन में नहीं है। मैं बड़े अफसोस और दर्द रख के दिल में ये बात कर रहा हूं। आप भी इस बात से शायद आपको दुख होता होगा कि खुद प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के वालिद का जब इंतकाल हुआ तो आसिफ अली जरदारी साहब ऐवान सदर से थोड़ी दूर वाक़ वो उनके डेथ होने के बाद अपने वालिद के उनको विजिट नहीं कर सके। रात का इंतज़ार करना पड़ा। 2 बजे उनकी डेड बॉडी को लेके वो फिर फ्लाई किया सिंध। बड़े अफसोस की बात है। लेकिन एक सदर जो इतने बड़े जाती सानहे में वो इतना यानी खतरात का खुद शिकार है, तो मेरा और इनका क्या बनेगा? नहीं, आप देखिए हालात यहाँ संगीन है, सिक्योरिटी रिस्क है, प्रॉब्लम्स है। अगर प्रॉब्लम्स ना होती तो ये आज हम इतने 35,000 बंदा हमारा शहीद ना होता इस मुल्क के अंदर। लेकिन देखना कि हमने स्टेप्स क्या लिए, क्या हमने उनके साथ हाथ मिलाया, क्या हम उनके साथ बिहाइंड द कैमरा माफी मांग ली, या उनसे कह रहे हैं कि जी पंजाब को छोड़ दें और उनके साथ हम सियासत कर रहे हैं। हमने इस बुनियाद पर कभी सियासत नहीं की, ना इसको पॉलिटिकल किया। हमने इसके लिए फैक्ट्स किए। आज टेररिस्ट लॉ जो है वो अप्रूव अपने असेंबली से करवा लिया इसी बुनियाद पे कि यहाँ कोर्ट में लॉ नहीं था। उसी लॉ की वजह से ये प्रॉब्लम है कि मलिक इसाक जैसा बंदा उसको रिलीज कर दिया गया बेल पे, इसी लिहाज पे उसी लॉ की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम है। आज लॉ आपने पास किया है असेंबली के अंदर, इसी वजह से आप यहाँ बैठे। चलिए फैसला आप कीजिए, बताइए कि हमें कितनी सिक्योरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत दे सकी है। पंजाब को छोड़े, सिंध और इस्लामाबाद में कितनी दे सकी है, बताइए। नहीं, इसमें देखें जी, अवाम को इस बात से भी आगाह करना जरूरी है कि हमारे अपने इस मुल्क के अंदर जो इस्लाम के नाम पे बना है, वहाँ पे 2 इस्लामी ममालिक जो हैं वो प्रॉक्सी वार में मशगूल है, सऊदी अरब और ईरान। आप सबको पता है, क्या उनके इंटरेस्ट बलूचिस्तान में नहीं है? क्या खारजा पॉलिसी मैं चला रहा हूँ? क्या स्पाई एक खारजा पॉलिसी आपके पास है? और दूसरा, मैं अभी आपके फॉरेन पॉलिसी पे बात कर रहा हूँ। फॉरेन पॉलिसी अक्सर इल्ज़ाम दिया जाता है कि हम इंडिपेंडेंट शायद नहीं है,
लेकिन ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन और ग्वादर को चाइना के साथ एग्रीमेंट में जाना हमारे इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की निशानदेही करता है। लेकिन जहाँ तक वॉर ऑन टेरर का तल्लक है, डेफिनेटली हम इन आइसोलेशन नहीं रह सकते। हम अपनी बेटियों के और बहनों के स्कूल नहीं बंद कर सकते, उसके लिए हमें कुर्बानियां देनी पड़ रही हैं। और हमारी आप डिटर्मिनेशन पे बात करें, डेफिनेटली इस पे आप ये डिटर्मिनेशन देखें, दिलों का हाल रब जानता है, अरीना है, आपकी डिटर्मिनेशन, आपके इरादे, आपकी नीयत बिल्कुल अलग बात है। बात होती है रिजल्ट्स पे, नताइज क्या निकले। मतलब क्या आप सिद्के दिल से, दिल की गहराइयों से ये कह सकते हैं कि 2008 में आपने कहा था कि हम अस्करियत पसंद ग्रोहों का खात्मा कर देंगे, क्या आपने किया? एक मिनट मुझे दे। जब हम हुकूमत में आए हैं तो लोग कह रहे थे कि जल्द तालिबान इस्लामाबाद पे कब्जा कर ले, ये बात हो रही थी कि नहीं? आज है बात ये, आज तो स्वात में भी तालिबान का कहीं जिक्र नहीं है। ये बात हो रही थी ना कि तालिबान बिल्कुल इस्लामाबाद के करीब पहुंच बिल्कुल हो रही थी। आज है, आज है, आज कराची में हो रही है। खुदा को आज़म नाज़र करके बताएं कि आज है। कराची में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं है। कराची में मेरी बात सुने, सोहराब गोट अलासिफ स्क्वायर वहाँ पे मुकाबला होगा, वो भी कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन तालिबान किसी जगह हावी नहीं है। लेकिन तालिबानाइजेशन को आपके कोलिशन पार्टनर हैदर अब्बास रिजवी कहते हैं कि मैं अपने हल्के में सोहराब गोट में नहीं जा सकता, मैंने होते हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 के इलेक्शन के दौरान अपने मंशूर में एक और वादा किया कि वो मेयारी सेहत और साफ पीने का पानी लोगों को मुहैया करेगी। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी 5 साला दौरे हुकूमत में इस वादे को भी पूरा कर सकी कि नहीं? पाकिस्तान में इस वक्त मैं यानी आपको रिपोर्ट करते हुए बड़ा मुझे दुख हो रहा है। पाकिस्तान में 3.5 करोड़ अफराद के साथ 19 लाख बच्चे ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं इस वक्त, और इसके इफेक्ट्स का हिसाब जरा बताइएगा। ये जो सेहत की बात है, ये जो आपके सोशल फिगर्स अगर हम दुनिया में देखें तो इस 5 सालों में, राज साहब मेरा आपसे सवाल है, मैं आपसे एक सवाल को जोड़ता हूँ। आपने अपने इस दौरे हुकूमत में बड़े बिजनेस ग्रुप्स को, ये FBR ने आपको असम्बली में कहा कि 760 अरब रुपए की टैक्सों में छूट दी और 550 अरब रुपया आपने जो है IMF से लिया। अगर ये जो मिसमैनेजमेंट किया, क्योंकि वजीर खजाना आपका नहीं था, IMF का था, ये मेरी राय, आप इस पर बताइएगा। ये जो ये तकरीबन 1200 अरब रुपया है, और फिर आपके फसी बुखारी साहब कहते हैं 9 अरब की डेली करप्शन है, ये 3200 से 3500 अरब सालाना बन जाता है। इसके लिए तो आपको किसी 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत नहीं थी। इन पैसों से आप वो काम कर सकते थे जो जुल्फकार अली भुट्टो ने लिखा था, और उसको तो आप ऑन ही नहीं करते। आपके वजीर आज़म कह चुके हैं उनकी बात पॉलिसियां गलत थी। जब वो मैंने सुना है, उनको कहते हुए सुना है। किसने कहा है? किसने? गिलानी साहब ने। गिलानी साहब इज ऑन रिकॉर्ड से कि उनकी एजुकेशन की पॉलिसी गलत थी। ये फरोई है, इसको छोड़े। मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये जो तकरीबन 3-4 हज़ार अरब रुपए की चोरी हो रही है, जो फसी बुखारी खुद कह रहे हैं, राज साहब इसको क्यों नहीं रोका आप, और ये अवाम पे क्यों नहीं खर्च? काजी साहब, बात यह है कि पहली चीज़ इंतहाई अफसोसनाक है कि हमारे मुल्क में हेल्थ के हवाले से, मैं यहाँ पे किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, जो हकीकत है कि वो बहुत बुरे हालात हैं, चाहे वो सिंध हो, चाहे पंजाब हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो, और वो हमारे सब के लिए इंतहाई अफसोसनाक है। बजट है हमारा हेल्थ का, वो भी इंतहाई कम है, बहुत ज़्यादा कम है, चाहे सूबों का हो चाहे वफाक का हो, और ये हमारी बदकिस्मती है, ये अफसोसनाक है। और आने वाली हुकूमत को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 2 चीज़ों को आप एड्रेस करें, सूबाई हुकूमतें जो भी हों, जिस सूबे की हो, एक हेल्थ और दूसरा एजुकेशन। और हमने वो उस तरह काम नहीं किया जिस तरह हमें करना चाहिए था। ये राजा साहब ने सच बोला है। आज से 5 साल पहले हम सारे के सारे 80 अरब सालाना की हम गंदम इंपोर्ट किया करते थे। क्या पीपल्स पार्टी के दौर में कोई हमने एक दाना भी वीट का इंपोर्ट किया है? क्या हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वीट को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे? पाकिस्तान
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 के इलेक्शन के दौरान अपने मंशूर में एक और वादा किया कि वो महंगाई को कम करेगी। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना ये वादा पूरा किया? अब इस वक्त मामलात ये हैं कि महंगाई को कम किस तरह किया गया। मैं आपको कुछ फिगर्स बता देता हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी के ज़रिए इत्माम एक कॉन्फ्रेंस में ताहिरा अब्दुल्ला ने बताया था कि 75% लोग खते गुर्बत से एक मिनट, ये पढ़ने से पहले एक मिनट सिर्फ इतना बता दे कि इसके साथ महंगाई हुई है, मैं मानता हूँ। आप अभी फिगर भी देंगे, ये भी फिगर दें कि लोगों की आमदन कितनी बढ़ी है, ये भी साथ बताएं। आप बताइए, ये तो आपका काम है। आप बताएं ना, ये तो आपका काम है। 150% तनख्वाह बढ़ी है कि नहीं? वफाकी और सूबाई हुकूमत के जो मुलाजिम तादाद देखिए, सरकारी मुलाजिम की तादाद कितनी है? कितनी बड़ी है ये बता देना, आप बता दें। अच्छा, आप अचीवमेंट में बता रहे हैं ना। आप ये देखें कि जब हम आए थे तो इन्फ्लेशन की डबल डिजिट में था कि सिंगल डिजिट में था, ये भी आवाम को बता दें। और आज इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट पे है। देखिए, इन्फ्लेशन का तो हम बड़े अनपढ़ लोग हैं, हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि जब आप आए थे चीनी 24 रुपए की थी, 50 रुपए की है। जब आप आए थे पेट्रोल 50 रुपए का था, अब 100 रुपए का है। इसके कौन सी मैशत है, मुझे तो समझा दें। हर इंटरनेशनल मार्केट है, हम नहीं है। फिर माने ना, नहीं बात सुने, आप कह रहे नहीं हुई, हमारा फॉल्ट नहीं है ये। अगर ये अमेरिका के अंदर आज ये प्रॉब्लम है कि वहां लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, वहां लोगों को घरों से निकाला जा रहा है, वहां लोगों को रिहाइश नहीं मिल रही। अमेरिका की अच्छी मिसाल भी ले लें। मैं उसी की मिसालें क्यों हम लेके आ रहे हैं? सबसे अच्छी मिसाल यही है। आप जब कंपैरिजन करने जा रहे हैं, मैं कंपैरिजन करवा रहा हूँ, मैं आपका कंपैरिजन कर। अमेरिका में जब है तो आज हमारे मुल्क में लोगों को नौकरी दी जा रही है, रोजगार पे लाया जा रहा है, लोगों को डिस्काउंट रेट बेहतर जाया है, तो इसलिए कंपैरिजन में हम अमेरिका से बेहतर जा रहे हैं, कम नहीं आ रहे। चौधरी साहब, अमेरिका में अगर एक बीमार आदमी किसी अस्पताल में चला जाए तो उससे ये नहीं पूछा जाता तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं। आप ये मुझे बताएं, लोग ट्रीटेबल डिजीज से मर रहे हैं। मैं आपकी यहाँ आपने 5 स्टार हॉस्पिटल बना दिया। इसी पे बात करूंगा, इसी पे। आपने ये बात बिल्कुल कही कि सोशल सिक्योरिटी का वहां कॉन्सेप्ट है। हमने यहाँ बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए 72 लाख लोगों के घरों में वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी है। 1000 रुपया, 3000, 3000 छोड़ दे, 3000 रुपया, नहीं 1000 छोड़ दे, नहीं ठहर जाए। और सर हमें गोली दें, दवाई दें, अस्पताल दें, अस्पताल का बेड यही दें, फर्क मेरे है। बच्चे को तालीम दें, खैरात ना दें हमें। यही फर्क है। आपने ना उसको पढ़ा, देखिए वो कोई खैरात नहीं है, खैरात नहीं दी हमने उस बेवा को हुकूक दिया कि उस बेवा को घर में, और सिर्फ औरतों को दिया है। उस बेवा को हुकूक दिया कि उसको पैसा 1000 भी मिलेगा तो 1000 उसके लिए बहुत है, जो 100 रुपए में अपने कपड़े धोती है। उसके लिए हमने लाइन नहीं लगवाया। अगर उसकी बेटी जो है अगर वो स्कूल भेजती है तो उसको 200 रुपया उसको एक्स्ट्रा दिया है। अगर वो अपने बच्चों को स्किल्ड लेबर के लिए भेजती है तो 600 रुपया माना, प्लस उसकी रेजिडेंस और खाने पीने का खर्चा जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बर्दाश्त करता है। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है जी, तीनों हमारे मेहमान यहाँ बैठे हैं। इलेक्शन कैंपेन में हम सब गवाह हैं इसके कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई और वो आपकी लीडर थी और हमारे लिए एक बहुत वो कहना चाहिए मोहतरम पाकिस्तानी जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इन 5 सालों में आप मोहतरमा के कातिलों को भी गिरफ्तार नहीं कर पाए। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर जब ये केस साबित हो गया कोर्ट के अंदर, अब वो अब्सकॉन्डर है। जब वो गए थे उस वक्त ट्रायल कोर्ट में था, उस वक्त इन्वेस्टिगेशन में था। जब ट्रायल कोर्ट में प्रूफ हुआ, हम विक्टिमाइजेशन पे बिलीव नहीं करते। हम किसी अपने पूरे 5 साल के अंदर कोई एक सियासी कैदी दिखा दे तो ये भी पाकिस्तानी की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि क्या आप ये अपने जब कहें तो अपने दिल में इसको सच जानते हैं कि बीबी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं? राजा साहब, आपको एप्रिसिएशन नहीं मिली उनसे, क्योंकि वो एप्रिसिएशन नहीं मिली थी? नहीं मिली। ये आपका थॉट है। वो मैंने कहा था कि हम शर्मिंदा हैं, वो शर्मिंदगी से क्लैप करेंगे? नहीं, उन्होंने देखिए बात सुनो, आज हम क्योंकि उसको प्रूफ करवा चुके हैं कि बैतुल्ला मसूद ने उनको मारा था और बिहाइंड द कर्टन जनरल परवेज मुशर्रफ का काम है। ठीक है, आप अपना वजाहत पेश कर रहे हैं, आपके वोटर का काम है कि आपकी वजाहत को तस्लीम करें या ना करें। बिल्कुल इंशाल्लाह है। तो इसी क्वेश्चन जी बताइए प्लीज। मैं राजा साहब से आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ, राजा साहब दुनिया में जब भी कुर्बानी दी जाती है, शहादतें ली जाती हैं, तो अचीवमेंट्स होती हैं। अचीवमेंट्स पाकिस्तान में किसी को नजर नहीं आ रही। और एक और बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपने अभी कहा पाकिस्तान जो है वो बिलियंस डॉलर की जो है वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कर रहा है,
एक दाना नहीं बाहर से मंगा रहा। क्या दुनिया राजा साहब, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं, दुनिया जो तरक्की की तरफ जा रही है वो अपने एग्रीकल्चर की वजह से जा रही है। हम सारी जिंदगी उनको एग्रीकल्चर गुड्स बेचते रहे ना, वो एक F-16 बेचते हैं और हमारा सब बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट पहली बात जो इन्होंने की है कि अचीवमेंट, तो आप देखें कि दहशतगर्दी की ये हालत थी कि मोहतरमा की शहादत से पहले और हमारी हुकूमत से पहले ये कहा जा रहा था कि जल्द तालिबान इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे। आज ये कोई नहीं कह रहा, ये हमारी अचीवमेंट है और ये हमारी कामयाबी है। नंबर 2, आपने कहा कि मेजर साहब ने कहा है कि वो गंदम जो हम बाहर से लाखों डॉलर लगा के पाकिस्तान में लाते थे, आज अल्लाह के फजल से पिछले 3 साल से एक दाना गंदम हमने मुल्क में नहीं लाए, बल्कि बाहर भेज रहे हैं और उससे हमें मुनाफा हो रहा है, उससे डॉलर आ रहे हैं। अच्छा राजा ये दोनों इस मुल्क के उस शहर से ताल्लुक रखता हूं जहां पे 84 लाशें 3 दिन तक सड़क पे पड़ी रही और आपकी हुकूमत को किसी को तौफीक नहीं हुई कि आप कोई उनसे जाकर पूछे, कोई उनके दुख का मुदावा करे। और उसके बाद हमने वो साहनिया दोबारा कराची में देखा, और लेकिन हम यही अभी भी यही चीख रहे हैं कि इस्लामाबाद में अभी भी तालिबान नहीं पहुंचने वाले। एक शायद इस्लामाबाद ही हमारी जिम्मेदारी रह गया, लाहौर, पेशावर, कोयटा, कराची, ये तमाम शहर शायद हमारी जिम्मेदारी नहीं थे। और इसके बाद मेरा सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले एक काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म साहब ने यह कहा कि अवाम हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। मेरा सादा सा सवाल यह है कि वज़ीर आज़म साहब दरअसल किस अवाम की बात कर रहे थे? जी थैंक यू। टेररिज्म में 2 चीज़ें हैं, एक सेक्टेरियन वायलेंस है और एक टेररिज्म है। जिस तरफ हमने निशानदी की वो सेक्टेरियन वायलेंस के ज़माने में आता है। उसी के लिए हमने फौरी तौर पे जाके बलोचिस्तान के अंदर गवर्नर रूल्स लगाया इस बुनियाद पे कि वो वहाँ की डिमांड थी, हमने उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अगर वो स्टेप्स हमने हम अगर उसी पे क्या उसके बाद हालात बेहतर हो गए सर? गवर्नर बात सुन लेना सर, अगर सेक्टेरियन वायलेंस जब आएंगे तो लश्कर जंगवी और उन कुव्वतों को सिपा साहबा की जो जिनको हमने कहा था कि ये वो डिफंक्ट है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों ने किया? हमने नहीं किया। जिन्होंने हाथ मिलाया उनका नाम लें। मेरा राजा साहब से सवाल है कि नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए पीपल्स पार्टी वालों ने अहले लाहौर का दिल जीतने के लिए कोई प्लानिंग की हो? जी, वो तख्ते लाहौर से इतने तंग हैं कि इंशाल्लाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। अच्छा नहीं, लेकिन राजा साहब इस दलील के अंदर एक कमजोरी मुझे ये नजर आ रही है, मैं वजाहत कर दूं कि वो हमें वोट इसलिए देंगे वो तख्ते लाहौर से तंग हैं। नहीं, मैं आपको हमने यहाँ पे बेनजीर हमारा ये प्लान है कि हम अलियाने लाहौर के लिए लाहौर के कूड़ा क्रिकेट से बिजली पैदा करके अलियाने लाहौर को लोड शेडिंग से निजात दिलाएंगे। एक मशवरा, आपने यहाँ से तमाम सीटें जीती थी 70 में, आप बिजली ना दें, आप जुल्फकार अली भुट्टो का प्रोग्राम दे दें, लाहौर में से हर सीट जीत जाएंगे। जी, आपको भी पता है कि जल इलेक्शन और असली इलेक्शन में फर्क क्या होता है, यही आपको समझ आनी चाहिए। जी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये डिटर्मिनेशन, ये बातें, ये सारी आप लोगों के सिर्फ टॉक शोज तक है। जब तक हमें रिजल्ट नजर नहीं आएगा हम लोग कैसे आप लोगों पे यकीन करेंगे? लाइट आपके घर में नहीं जाती, हमारे घर में जाती है। हम लोग जिस दिन आप भूखे सोएंगे उस दिन हम आप उठाइएगा, उस दिन आपको एहसास होगा कि हम लोग किस तकलीफ से गुजारे हैं, किस कर्ब में हैं हम लोग। जी, लाइट हमारे घर भी जाती है। ये तो इन्होंने अपने से मनसूबा कह दिया है ना कि आपके घर में नहीं जाती, लोड शेडिंग है, इसको हम तस्लीम करते हैं। हमारे घर में भी जाती है, बाकी लोगों के घरों में भी जाती है, ये एक प्रॉब्लम है। जी, कुछ हुकूमतें ऐसी होती हैं कि जो नाअहल होती हैं, कुछ करप्ट होती हैं, कुछ जालिम होती हैं, लेकिन हमारी हुकूमत में इत्तेफाक से ये तीनों खूबियाँ शामिल हैं। ये हुकूमत को पहली मरतबा नहीं इक़्तिदार में आई,
ये हुकूमत पहली मर्तबा इक़्तिदार में नहीं आई सर। ये सूबाई हुकूमत का कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। नहीं सर, ये सूबाई हुकूमत का कह रहे हैं, ठीक है। मुझे मैं कोई नून लीग का बंदा नहीं हूँ, मैं पीपल पार्टी का नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। मैंने आप पूरी हुकूमत की बात करनी है, मेरी बात सुनिए। आप पीपल पार्टी की हुकूमत पहली दफा इक़्तिदार में नहीं आई। कह रहे हैं, मैं ये मान पीपल रहा हूं, पार्टी की हुकूमत पहली दफा इक़्तिदार में नहीं आई, है। ये चौथी बार इक़्तिदार में आई है। कहाँ इनका मंशूर है, कहाँ इनकी को प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं की। हाँ जी, एनी थैंक यू वेरी मच। अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जिन लोगों के ख्याल में, यानी आपने ये अपने परफॉर्मेंस देखी, सवाल जवाब आपने तमाम आपके सामने हुए, आप इसमें अब अपनी राय दीजिएगा कि आप जिनके ख्याल में इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का केस सही आपके सामने रिप्रेजेंट किया और आपका मुतमईन किया, जो इनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन पे आप SMS करेंगे 3031 पे, 3031 पे आप SMS करेंगे और तरीकाकार उसमें DP लिखकर, D फॉर डेल्टा, P फॉर पीटर, DP लिखकर A अगर आप सेंड करेंगे तो उसका मतलब है यस यू आर सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस विद द प्रेजेंटेशन, और B का मतलब है कि नो यू आर नॉट सेटिस्फाइड with their answers. Again, you have to SMS on 3031. अच्छा जी, रिजल्ट्स जो अभी तक आपके वहां पहुंचे हैं वो ये हैं कि ओ डियर 65% ने कहा है नो, however 35% ने कहा है यस। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये क्योंकि पोल यहाँ का है, जब नेशनल पोल पे आएगा तो इंशाल्लाह हम लीड कर। ये 35% शायद ना हो।